उपचुनाव में बीजेपी मॉडल की होगी परीक्षा। संगठन में रच बस गए समर्थक और सिंधिया। कार्यकर्ताओं ने दिया राजनीतिक सूझबूझ का परिचय। कांग्रेस सिंधिया की हैसियत पर बोल रही हमला। उपचुनाव में बयानों की बौछार के बीच कांग्रेस और बीजेपी के संगठन का भी लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। नेताओं की पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस में संगठन नेताओं के पीछे चलता है, लेकिन कार्यकर्ता आधारित पार्टी का दम भरने वाली बीजेपी के लिए उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बीजेपी का दावा है कि बाहर से आए नेता पार्टी के रंग में रंग गए हैं और कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक सूझबूझ के साथ उनको आत्मसात कर लिया है। क्या आप ये भी मानते हैं कि ये चुनाव एक मॉडल भी होगा बीजेपी के लिए भी, कि एक फैक्शन जो कांग्रेस से आया है, जिन भी परिस्थितियों में आया हो, हालांकि आपका दावा है कि वो बीजेपी में श्रद्धा रखकर बीजेपी की राजनीति को प्रणाम करते हुए आया है, क्या आप मानते हैं कि ये मॉडल आगे एक एग्जाम्पल भी सेट करेगा कि बीजेपी अगर इन तरह की परिस्थितियों में भी सरकार बनाने का फैसला करती है और बाय इलेक्शंस में जाती है तो वो जैसा आपका दावा है कि बेहतर नतीजे लेकर आती है, तो क्या ये एक मॉडल भी आप सेट करने की दहलीज पे खड़े हैं? ये मॉडल सेट हो गया है शरद जी। मैं तो घूम रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान घूम रहे हैं, ज्योतिरादित्य नरेंद्र सिंह घूम रहे हैं, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा घूम रहे हैं। इन सब ने और हमने ऑब्जर्व किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर है, हमारे साथ जो मित्र आए वो परिवार के साथ समरस होकर भाजपा के अभिन्न अंग बन गए और बूथ लेवल से लेकर के ऊपर तक सामूहिक नेतृत्व के आधार पर, और मैं इस बात का शब्द का उपयोग कर रहा हूँ कि राजनीतिक सूझबूझ के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस ताकत को स्वीकारोक्ति दी है और स्वीकारोक्ति के आधार पर एकजुट होकर के इस ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। उसी आधार पर हम चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी में उनकी हैसियत को लेकर सवाल उठाती रही है। स्टार प्रचारकों की सूची आने के बाद कांग्रेस सिंधिया की हालत पर तंज कस रही है। स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ गई, ना नरेंद्र मोदी है ना अमित शाह है, वो तो नहीं है, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जो कांग्रेस में चुनाव अभियान समिति के प्रमुख थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका खुद का नाम 10वें नंबर पर है, उनके एक भी समर्थक नेता का नाम नहीं है। भाजपा समझ चुकी है कि इस चुनाव में गद्दार मुद्दा है, इस चुनाव में जनता के विश्वास के साथ सौदा प्रमुख मुद्दा है, जनता की पीठ में छुरा घोंपना प्रमुख मुद्दा है और सिंधिया जी से भाजपा को नुकसान हो रहा है। भाजपा समझ चुकी है, इसीलिए धीरे धीरे उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने का दावा करने वाली बीजेपी को उपचुनाव जीतने का भरोसा है। संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर हर जंग में आगे रहने वाली बीजेपी उपचुनाव में 25 सीटों पर बाहर से आए नेताओं के सहारे है। सिंधिया समर्थक इन नेताओं को उपचुनाव की बेतरनी पार कराना बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी और कठिन चुनौती है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है जनता की अदालत में बीजेपी मॉडल। वीडी शर्मा जी से जब बंसल न्यूज़ की बातचीत हुई, वो सवाल ये पूछा था हमने उनसे कि ये जो बीजेपी का मॉडल है कि कांग्रेस से लोग आए या किसी भी पार्टी से आए और बड़ी संख्या में वो बीजेपी में आए, और क्या बीजेपी उनको पूरी तरह आत्मसात करके जनता के बीच में उन्हें अपना बनाकर ये जो जा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या मध्य प्रदेश का ये उपचुनाव बीजेपी के लिए एक लिटमस टेस्ट या एक टेस्टिंग मॉडल भी इस मामले में है कि क्या बीजेपी का ये जो प्रयोग है जो उसने मध्य प्रदेश में किया है सरकार बनाने के लिए, कि कांग्रेस से आने वाला एक बड़ा धड़ा जो उसमें समा जाने के लिए बहुत उत्सुक था और वो ये भी भरोसा जता रहा था कि हम आपकी रीति नीति के हिसाब से चलेंगे, बीजेपी ने उसका स्वागत किया, सरकार बनाई, उनको यथोचित सम्मान दिया, तभी उनमें से कई चेहरे जो अभी चुनाव जीते नहीं हैं वो मंत्री भी हैं, और उस धड़े के जो सबसे अहम नेता हैं वो अब सांसद भी हैं बीजेपी से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भी मान सम्मान को लेकर बीजेपी बहुत सतर्क भी है और उसको पूरा ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ रही। तो हमने ये पूछा था उनसे कि ये एक मॉडल है और ये जो एक टेस्टिंग मॉडल है, क्या ये भी दांव पर है इस उपचुनाव में? तो वीडी शर्मा जी का जवाब था कि ये मॉडल तो सक्सेस हो चुका है, ऐसा उनका दावा था कि हम इस मॉडल को सक्सेस कर चुके हैं। और जनता, उनका ये भी दावा था कि कार्यकर्ता बीजेपी का इन नए नेताओं को लेकर बहुत समरसता के साथ आगे बढ़ रहा है, और मध्य प्रदेश की जनता, उनका दावा था कि उसने भी स्वीकार किया।
बहरहाल इन सारे दावों पर मुहर लगेगी 3 नवंबर को मुहर लगेगी और 10 को नतीजे बताएंगे कि ये कितने ठीक हैं या ठीक नहीं है। आज इसी पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अब्बास हफीज साहब, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी, उनका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और इंदौर से हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन प्रकाश जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हर्षवर्धन जी, एक मॉडल है बीजेपी का ये, अब इस पर मुहर तो तब लगेगी जब ये सक्सेसफुल होकर सामने आएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमें बताएगी कि किस तरह से ये मॉडल आगे बढ़ रहा है। हर्षवर्धन जी क्या कहेंगे? शरद जी, मैं अपनी बात की शुरुआत एक कविता से करना चाहूँगा, जो कविता वोटर की निगाह से देखी गई है और लिखी गई है कि जो कल तक बैरी रहे आज हुए हैं मीत, जो कल तक बैरी रहे आज हुए हैं मीत, नई नई इस रीत की नई नई है प्रीत, और नई नई ये प्रीत है खूब करते गलबहियाँ, राजनीति का रंग ध्यान से देखो भैया। तो चुनावी जो समर शुरू होने वाला है मध्य प्रदेश में, जो कि सत्ता का सुपर फाइनल होगा, क्योंकि नवंबर 2018 में जो सरकार आई वो गिर गई। अब एक नई सरकार की प्रतीक्षा है, या वो सरकार जो बरकरार रहती है भाजपा की, कांग्रेस की सरकार नहीं आती है। तो इस तरीके से भाजपा का भी लिटमस टेस्ट है और सिंधिया का भी लिटमस टेस्ट है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सिंधिया समर्थक जो भाजपा में आ गए हैं, तकरीबन 7 महीना उनको हो चुका है, लेकिन इस बीच भाजपा के खेमे से भी कुछ असंतोष की आवाज़ें आई हैं। भाजपा का आलाकमान, भाजपा का संगठन इस असंतोष को कितना दबा पाता है और उन्हें अपने पक्ष में काम करने के लिए कितना लगा पाता है, इन पूरी स्थितियों पर ही चुनाव का परिणाम निर्भर होगा। जी, तो ये वाकई एक बहुत अहम बात होगी कि ये मॉडल किस तरह से, हालांकि दावा जरूर बीजेपी का है कि ये एक्सेप्टेबल है पूरी तरह और जनता ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन कितना स्वीकार होगा रजनीश जी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन रूपी कवच है वो खुलकर अपनी बात कार्यकर्ता कभी कहता नहीं है, उसका एक्ट बताता है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक बेहद स्वाभिमानी कार्यकर्ता भी माना जाता है, ख़ासतौर से जो परंपरा से बीजेपी का खाटी कार्यकर्ता है, तो वो बोलता नहीं है, ना वो विरोध करता है, ना वो ये कहता है कि हमने सब कुछ स्वीकार कर लिया है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो बताता ज़रूर है। अगर उसकी नाराज़गी है तो नाराज़गी भी आपको पता चलेगी, और वो प्रसन्न है तो प्रसन्नता भी पता चलेगी। तो आप किस तरह देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मुखिया की इस टिप्पणी को कि मॉडल तो स्वीकार्य हो चुका है, लेकिन कुछ जुड़े जो प्रश्न हैं जो हम आपसे पूछ रहे हैं उस पर भी आपकी राय जानना चाहूँ। देखिए, एक बात ऐसी है कि मार्च के महीने में जब ये कांग्रेस से आए हुए मित्र भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदस्यता दिलाई, उसके बाद से लेकर अब तक तमाम प्रकार की बैठकें, वर्चुअल हों या एक्चुअल हों, कार्यक्रम, वर्चुअल रैलीज हों या एक्चुअल सभाएं हों, तमाम प्रकार के संगठन के आयोजन और जनता के बीच के आयोजन, इन 6 महीनों में कदम ताल साथ में करते हुए आगे बढ़ने का काम किया। और जब एक साथ एक सुर में कदम ताल करते हैं तो एक दूसरे की लय के बारे में पता चलता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस से आए मित्रों ने, दोनों ने एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की लय को पहचानने का और उस लय पर, उस राग पर आगे बढ़ने का काम किया। और एक नई कई गतिविधियां आयोजित हुई हैं। बीते दिनों जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल सम्मेलन कार्यकर्ताओं के हुए, जोरदार मंडल सम्मेलन, वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश, उत्साह दिखाई पड़ रहा था, सामने दिखाई पड़ रहा है। आपके चैनल्स के तमाम प्रकार के कैमराओं ने देखा है, दिखाया है, लोगों को बताया है कि किस प्रकार का उत्साह है। सब प्रकार के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय पदाधिकारी से लेकर और प्रदेश के वरिष्ठ नेता तक, मंत्रीगण तक पहुंचे। एक दूसरा, अभी अभी बूथ सम्मेलन होने वाले हैं उसी भाजपा के कार्यकर्ता के, जो कांग्रेस से आए उनके भी संगी साथी साथ में ही होने वाले। अब वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति समझ रहे हैं, उनको भी बड़ा सुकून महसूस हो रहा, क्योंकि यहाँ आपाधापी, गुटबाजी या इस प्रकार का कहीं कोई जो कांग्रेस के कल्चर में उनको करना पड़ता था, देखना पड़ता था, सहना पड़ता था, वो नहीं है। ना अपमान है, ना धुतकार है, ना धिक्कार है, केवल स्वीकार्यता है, सबका सम्मान है, सबका स्थान है। और वो
परंपराओं में आनंद महसूस कर रहे हैं। और लगातार ये बूथ सम्मेलन जो आप देखेंगे 2 दिन बाद से हर 7,625 बूथों पर जब भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन होंगे। और इसीलिए जो नेताओं के बारे में कई बार कहा जाता, पवैया जी के बारे में, पवैया जी कहते हैं भगवा में जिंदा हूं, भगवा में ही मरूंगा। वो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के साथ में जनसंपर्क अभियान करने निकलते हैं अपने कार्यकर्ताओं के समूह के साथ में। वो दीपक जोशी जी के हमारी विरासत, राजनीतिक विरासत बहुत बड़ी लंबी और महत्वपूर्ण विरासत है, इस विरासत के साथ में मैं अपनी भूमिका का निर्माण करूंगा, वो दीपक जोशी हैं। चलिए, आप जिनके नाम लेते हैं उन सभी की परीक्षा कितने बार कौन लेगा मुझे समझ नहीं आता। और जब परिणाम की बारी आएगी 10 नवंबर को खुलासा हो जाएगा। अब्बास हफीज साहब, आपने सुनी एक संगठन गढ़े चलो वाली बड़ी जोशीली तकरीर रजनीश जी की, क्या कहेंगे? देखिए, ये इससे हम समझ सकते हैं, तो मेरी मजबूरी मैं तेरी मजबूरी, सत्ता है बेहद ज़रूरी, उससे बाहर नहीं हो सकते हैं। बस इस गाने के साथ ये चले जा रहे हैं आगे और एक दूसरे की मजबूरी के अंदर साथ हैं। रजनीश जी ने बिल्कुल ऐसे बताया जैसे सब कुछ बिल्कुल सही है। वो भी जानते हैं कि अंदर से क्या हालात हैं। मुद्रित शेजवार जी का जिक्र नहीं किया गया, सांची विधानसभा की बात नहीं हुई, अजय वैष्णोई जी की चिट्ठियों पर चिट्ठियाँ थीं उसकी बात नहीं हुई। ये तो बात सही है कि कांग्रेस से जो गए बागी वो बहुत लंबा चौड़ा जो भी फ़ायदा अपना खुद का हासिल करके जनता के जनमत को बेच के, जनादेश को बेचकर वो जनता के सामने फिर से गए हैं वोट मांगने कि हम फिर से शायद बेच दें, तो उसका तो मैं नहीं कह सकता कि उनका क्या होगा। उनकी तो मजबूरी थी कि इनको पूरी तरह से कबूल करें, इनकी मजबूरी भी थी जो सत्ता के अंदर आए हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर था वो आज दिखता नहीं है, उसने उनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। आज बहुत से उपचुनाव में जब जाते हैं, जो टीवी वाले कार्यक्रम आपके सबके होते हैं, उसके अंदर जो कार्यकर्ता बीजेपी का गमछा ओढ़े आता है वो ज़्यादातर वो होता है जिसको वो साथ में ले आया है प्रत्याशी। लेकिन जो असली कार्यकर्ता है, जिसने बहुत नीचे से काम किया भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आगे तक आया, उसने देखा कि हमारे नेताओं की उपेक्षा हुई। 14 ऐसों को बना दिया गया मंत्री जो मंत्री के विधायक नहीं थे, अब उनको इनाम दे दिया गया क्योंकि उन्होंने विधायकी छोड़ी थी। लेकिन इस सब से ज़रूरी था कि जनता इनको एक्सेप्ट करती। ये कितने ही वर्चुअल, एक्चुअल, नॉन एक्चुअल, फैक्चुअल कर लें, लेकिन जनता ने ही इनके मॉडल को कबूल नहीं किया। जनता कैसे उस मॉडल को कबूल कर लेगी कि जिसने जनता के साथ एक ठगी का काम किया हो, जिसने जनता के सर के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया हो उपचुनाव का कि उपचुनाव के अंदर अगर जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो जनता को मिल जाते, जनता कितने फायदे में रहती। लेकिन इतने बड़े उपचुनाव जो मध्यवर्ती चुनाव जैसे हैं, वो पैसा जनता का वहां लग गया, जनता को तो फायदा नहीं पहुंचा। और कोरोना काल में जनता ने जो पछताया है वो सब जानती है। इनकी सत्ता की दुर्लभता जो है बहुत भारी पड़ेगी, आने वाले समय में बहुत कुछ पता चलेगा। रजनीश जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मंत्रियों वाली बात तो तमाम को बोले कि ये पहली बार की विधायक आए, उनको मंत्री बना दिया, कुछ विधायकों से त्यागपत्र कर दिया। जो अध्यक्ष जी ने आपके इंटरव्यू में शब्द इस्तेमाल किया और उन्होंने रिपीट किया उस शब्द को, राजनीतिक सूझबूझ। और राजनीतिक कार्यकर्ता में राजनीतिक सूझबूझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि कब सरकार बन रही है, क्यों सरकार बन रही है, कैसे सरकार बन रही है और किस कीमत पर सरकार बन रही है, किस बिना पर सरकार बन रही है, तो वो अपने आप को समझता। दूसरी बात कह रहे जनता का पैसा लगता है। सहरिया, बेगा, भारिया जनजाति को 1000 रुपया, मैं एक मिनट में बात पूरी कर लूं, केवल सहरिया, बेगा, भारिया जनजाति को 1000 रुपया महीना उनकी महिलाओं के 2 लाख महिलाओं के खातों में शिवराज सिंह चौहान जी 2017-18 में डाले। 2018 के दिसंबर में सरकार कमलनाथ जी का ही बंद कर दिए। उनके सबसे नीचे जिनको भूखे नंगे कहकर ये चुलाने का साहूकारों से ऋण माफ कराने का काम किया था रजनीश जी। आदिवासी भाइयों का हमने, भाई बहनों का, रजनीश जी आदिवासी दिवस मनाने का काम किया था हमने। रजनीश जी उनके बच्चे की पैदाइश से लेके उनके अंतिम संस्कार तक का इंतजाम किया था हमने। ये बहुत कहना अच्छी बात है, मैं आपका इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनता को धोखा देंगे, आप आदिवासी को धोखा देंगे, हमारे भाई को। अरे 15 साल में आपने कहाँ लाके खड़ा कर दिया उनको, वो जानते हैं। 15 महीने में हमने जो काम किया है उनके पास महिलाओं को पैसा जाता था, बंद कर दिया। देश के सबसे बड़े उद्योगपति सेठ कमलनाथ जी जो बने। मैं फिर मुद्दे की तरफ आता हूं। हर्षवर्धन जी, सवाल ये भी है कि जिस बात का मैंने जिक्र किया कि ये तो वो बात है कि जो बीजेपी का अनुशासित ढांचा, जैसे हम देखते हैं कि कई बार किसी बहुत अनुशासित संगठन में कैप्टन की तरफ से ही कमांड आती है कि हमें इस फतेह के लिए आगे इस मोर्चे पर बढ़ना है। कई लोग असहमत होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ठीक है, अब कैप्टन साहब ने कहा है तो हम चलेंगे। और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हमने देखा भी, जो वरिष्ठ नेता भी हैं। KL अग्रवाल पार्टी छोड़ के गए, पारुल साहू छोड़कर गई पार्टी,
ग्वालियर से भी हमने देखा कि एक कैंडिडेट जो हैं तोमर साहब वो भी छोड़कर गए और अब चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। और ये सारी चीज़ें तो बहुत खुलकर सामने आई, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि कई सारी चीज़ें खुलकर सामने नहीं आती है। और ये प्रयोग जो बीजेपी का है, ये प्रयोग अगर सफल होगा तो हम शायद देखें जो बीजेपी में अब तक कठिन होता है कि कोई नॉन बीजेपी या नॉन बीजेपी डीएनए का व्यक्ति भी मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। मैं राज्यों की बात कर रहा हूं, केंद्र की राजनीति की नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा सक्सेसफुल मॉडल, क्योंकि ये सवाल लोगों के मन में है कि कांग्रेस से आए जो नेता हैं, खासतौर से सिंधिया जी को लेकर, आगे जाकर बीजेपी में उनकी भूमिका क्या होगी, क्या वो किसी महत्वपूर्ण पद के लिए चेहरा बन सकते हैं 2023-24 में। आप किस तरह देखते हैं कि कितनी अग्नि परीक्षाएं अभी बाकी हैं? ऊपरी तौर पर तो ये मिश्रण सम्मिश्रण हो गया जी। जी देखिए, मेरे ज्ञान के मुताबिक मध्य प्रदेश में पहली बार एक साथ 28 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, जो कि सरकार की दशा दिशा भी तय करेंगे, प्रदेश का मुस्तकबिल तय करेंगे। इतनी सीटों पे एक साथ उपचुनाव कभी नहीं हुए। दूसरी बात ये कि भाजपा में अनुशासन का जो एक माहौल रहता है, उससे कई बार आम कार्यकर्ता अपनी बात खुल के नहीं कह पाता और उसको लगता है कि अगर पार्टी की विचारधारा के साथ सब कुछ ठीक हो रहा है तो मुझे भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सतह के नीचे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक उथल पुथल भाजपा के अंदर है। मैं आपको बताऊं शरद जी कि इंदौर में 4-5 दिन पहले 6 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान आए थे और एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। आपको जान के हैरत होगी कि जब वो कार्यक्रम समाप्त हुआ तब जिस तरीके से हम पूजा में संकल्प लेते हैं और संकल्प के वक्त सुपारी लेते हैं पूजा की, तो जितने भी कार्यकर्ता शामिल थे भाजपा के, उनको बकायदा हाथ में पूजा सुपारी लेके बकायदा शास्त्रोक्त विधि विधान से संकल्प दिलाया गया कि हम तुलसीराम सिलावट जो कि कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, उनको जिताने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान बताते दिखे कि देखो भैया, ये जो सरकार है ये सिलावट और उनके साथियों के कारण ही है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर भाजपा के अंदर कोई उथल पुथल नहीं होती तो संकल्प की आवश्यकता क्या थी? इस बात को भाजपा आलाकमान अच्छे से समझता है। दूसरी बात, एक जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, जो भूखे नंगे वाला बयान कांग्रेस ने दिया और एक सेल्फ गोल कर दिया, उसके बाद भाजपा ने इस चुनाव को कंप्लीटली शिवराज सिंह चौहान के फेस पे केंद्रित कर लिया है। अब ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान बनाम कमलनाथ प्लस दिग्विजय सिंह हो गया है। तो शिवराज सिंह चौहान का जहां नाम आता है तो उनके पास संगठन की लंबी पकड़ की बात आती है, अनुभव की बात आती है और कार्यकर्ता, उनका एक कार्यकर्ता समर्पित है हर जगह पे। तो इस तरीके से बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और मुझे लगता है भाजपा इस बात को कतई हल्के में नहीं ले रही है कि जो लोग आए हैं बाहर से उनको स्वीकार कर ही लिया जाएगा। जी जी रजनी जी, सुपारी दी जा रही है। मैं महाराष्ट्र में नहीं हूँ, मुंबई में नहीं हूँ, इसलिए सुपारी का कोई और आशय नहीं है। यहाँ पवित्र भाव से सनातन परंपरा के हिसाब से सुपारी दी जा रही है कि साहब ये सुपारी है, जिताकर लाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सिंधिया जी का नाम रथ पर नहीं होता है या प्रचार सामग्री में नहीं होता है। अब देखिए, ये आप जिसको छिद्रान्वेषण भी कह सकते हैं कि करोगे याद तो हर एक बात याद आएगी। फिर आप कहते हैं कि प्रचार, सितारा प्रचारकों की सूची में भी 10वें नंबर पे उनको रखा है। अब चूंकि दृष्टि वही है कि सिंधिया जी बीजेपी में कहाँ हैं, तो फिर वही करोगे याद तो हर जगह व्यक्ति देखेगा कि सिंधिया जी कहाँ रखे हैं। और सबकी इच्छा ये है कि नर नारायण की तरह दोनों बिल्कुल साथ खड़े हों। तो ये एक अपेक्षा भाव है। किस तरह देखते हैं आप इसको? पहली बात तो ये सुपारी वाला संकल्प का है, निष्ठा का प्रति कोई संदेह का नहीं है जी। और ये केवल वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा, जो तब प्रदेश का कहीं किसी मंडलों में इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक तौर पर एक परिवार के भांति चला करती है और यहाँ कोई संदेह की, किसी प्रकार की अविश्वास की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बड़े से बड़ा पद पर पहुंचने वाला सामान्य कार्यकर्ता ही होता है। यहाँ कोई संदेह एक दूसरे पर नहीं करा करते हैं, ये सबको पता है, सामूहिक चिंतन प्रति। दूसरी बात आपने चित्र की कही, ये कांग्रेस दृष्टि है, आपकी भी नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने सवाल पूछा, बिल्कुल नहीं है। अमित शाह जी का भी नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी नहीं है, केंद्रीय मंत्री हैं और उसी चंबल संभाग से सांसद भी हैं जी।
उनका भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि जिन सवाल पूछने वाले हैं उनको भाजपा की रीति नीति की समझ होगी। जी जी जी। दूसरी बात, स्टार प्रचारकों की सूची। भैया भाजपा अपने चुनाव प्रचार में किन स्टार प्रचारकों को रखेगी, ये कांग्रेस का पीसीसी कार्यालय तय करेगा कि बीजेपी का कार्यालय तय करेगा कि हमें किनको बुलाना है। अब 1 नंबर पे किसका नाम है, 30 नंबर पे तो 30 नंबर वाला कम बोलेगा क्या, समय कम मिलेगा उसको, खर्चा में ज्यादा पैसा जुड़ जाएगा क्या, वो भी बराबर से उतना ही बोलेगा। भाजपा की अपनी रीति नीति पद्धति है। अगर कांग्रेस के लोगों को इतनी समझ आ जाती तो इतना जो चिंता कर रहे हैं ना सिंधिया जी की, पहले ही कर लेते तो संकट नहीं हफीज होता। साहब का कोई रजनीश सबमिशन है जी, छोटा एक छोटी सी बात है, आप तो बस कह दीजिए कि बिल्कुल 10वें नंबर पे सही है नाम उनका, उनकी जगह पे है, और रथ पे नाम 100% फोटो होना सही है। बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए नहीं रखा। 100% सही है 10वें नंबर बस पर, ठीक है। 5000% ठीक सही है, है। पूरा चंबल देख रहा है कि 10,000% महाराज सही है आपके जो 10 थे नंबर कितना पर। सम्मान हो रहा है सिंधिया जी का उनका, सम्मान, कहा उनका एक पहले नंबर और सिंधिया दूसरे जी का नंबर पे तो सम्मान, रजनीश जी कह रहे हैं कि 10वें सुनो नंबर ना है, बिल्कुल भैया, सही है उनका अरे नाम। भैया थोड़ा तो सुन लो, सिंधिया जी का सम्मान ये नंबर के क्रम, ये जो नहीं, सूची के आपने कह क्रमांक दिया पर- चंबल की धरती ने अरे सुन लिया, भाई सुन तो खत्म लो। हो गई बात, मैंने आपकी बात मान ली, बस इतनी ही बात थी। नहीं बिल्कुल बस बात अब तो आपकी मेरा मानी। नंबर है, क्रम बोलने का, सूची शरद के जी सवाल क्रमांकों पूछेंगे मैं पर बोलूंगा, अपनी सिंधिया बात जी हो का गई पद पूरी और यहाँ। कद का जो आकलन नहीं, करते बस हो गई हैं बात। वो उनकी अपनी चलिए, कांग्रेस आगे करती सवाल है। है ही नहीं। और इसका खामियाजा आप इतना कांग्रेस मत भुगत रही समझाइए। है, कांग्रेस भुगत रही है इसका, जी, बिल्कुल जी, जायज जी, है, जी। कहीं कोई आपत्ति नहीं जी, है। और ये जी। मेरे को संदेह की दृष्टि से मत देखो कि मेरे अंदर कोई विचार बस ठीक है, है। भाजपा ठीक है। बिल्कुल हमारा क्लियर काम है हो अपनी गया। पद्धति को लेकर। हमारा काम हो गया। वाह, बहुत बढ़िया। दोनों युवा मित्रों ने अपनी प्रखर मेधा का पूरा परिचय दिया। हफीज साहब, आपकी भी जो दृष्टि है, यानी कांग्रेस की जो दृष्टि है, वो बीजेपी में ये जो सम्मिश्रण है, इसी में रार देख रही है, इसी में तकरार देख रही है, और ये एक प्रतिद्वंद्विता है राजनीति की। इसको कितना उचित और कितना अनुचित कहा जाए, ये डिबेटेबल इशू हो सकता है। लेकिन आप भी यही देख रहे हैं कि आखिर इसीलिए आप बार बार सिंधिया जी की बात करते हैं बीजेपी में कि आप हमारे यहाँ थे तो कैंपेन कमेटी के हेड थे, यहाँ आप 10वें नंबर पे आ गए। रजनीश जी ने बिल्कुल ठीक कहा, रथ में चित्र नहीं है, तो आप तो हर जगह देखते हैं कि कहाँ तथाकथित रूप से बीजेपी कोई चीज़ चूके। क्या आपको लगता है कि यही एक बड़ा मुद्दा बनेगा और आप ये जनता को कन्विंस करने में सफल हो पाएंगे कि आपके यहाँ सिंधिया जी सर्वश्रेष्ठ नारायण की तरह पूजित थे और बीजेपी में जाके कथित रूप से कहीं उनका उतना शरद जी, सम्मान नहीं है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हम उनके सम्मान की बात करें कि आपका ऐसा साथ हो गया, नहीं। वो उन्होंने जो बहाना दिया था लोकतंत्र की हत्या करने का, जनता को परेशान करने का, उनका ये बहाना था कि अपमानित हो रहे थे हम, हमें सम्मान नहीं मिल रहा था। तो हम ये प्रमाणित करता हुआ दिखा रहे हैं जनता को, कोई अपमानित नहीं हो रहे थे, हमारे यहाँ सम्मानित थे, बीजेपी में अपमानित हैं। उसके बावजूद भी लोकतंत्र की हत्या अपने निजी हितों के लिए की। एक बनी बनाई जनता द्वारा चुनी चुनाई सरकार को गिराया, अपने निजी हितों के लिए गिराया, क्योंकि ज्यादा मंत्री मिल गए वहां पर और ज्यादा फायदे हुए। सांसद सदस्य बनने के बाद जो भी फायदे होने, जनता का जो नुकसान हुआ है उसको ये जस्टिफाई करते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये बात है, हमें उनके सम्मान से अब कोई मतलब नहीं है। भाजपा जाने, जो भाजपा उनको भूमाफिया कहती थी वो आज उनको सर पे उठा के चले, हमें उससे कोई परेशानी नहीं। हम सिर्फ ये प्रमाणित कर रहे हैं कि उनका कोई अपमान सम्मान की लड़ाई नहीं थी, उनके निजी हित की लड़ाई थी, जिसको वो लड़ने के लिए अपना अपमान कराने को तैयार है। आपने भी तो कुछ सीखा होगा सर, आप भी लेकर आए हैं बीजेपी से कुछ लोगों को, और ये आपका भी एक, भले ही मैं कहूँ बीजेपी की तरह आपका एक मेहमत, एक बड़ा विशालकाय मॉडल आपका नहीं है दूसरे दलों से आने वाले नेताओं का, लेकिन आपने जो मैं कहूँगा कि बहुमत की नज़दीक पहुँचकर रुकी जो आपकी सरकार थी, उस सरकार में आपने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आए हुए भी कुछ लोगों को बहुत सम्मान दिया, जिसमें बीजेपी के भी कुछ लोग थे, और आरोप तो ये भी है कि हर विधायक को जो समर्थन देता था उसको कुछ ना कुछ धन प्राप्ति भी होती थी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो निर्दलीय विधायक है या पार्टी हमें समर्थन दे रही है, वो तो पूरा का पूरा हमेशा रहता है। लोकतंत्र के अंदर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा रूटीन के अंदर है। बीजेपी कितने सारे घटक दलों के साथ ऊपर सत्ता के अंदर है, उसके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो आपने दूसरी बात की, अभी हमने जो लोगों को कुछ लिया, उनके ऊपर सीधी सीधी बात है, हमने किसी जनप्रतिनिधि को इस्तीफा दिलवा के अपनी पार्टी में नहीं लिया। हमने किसी जनप्रतिनिधि से जनमत का अपमान करा के, जनादेश का अपमान करा के उसको नहीं लिया। हमने किसी के कार्यकर्ता जो थे, जो वोटर थे, उनका वोट को नुकसान नहीं पहुंचाया। बीजेपी में हमें ये अंतर है, उन्होंने अपनी पार्टी में गलती देखी, उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ होना सही समझा आज की डेट में, क्योंकि उनकी पार्टी जनादेश प्राप्त लोगों को, जनप्रतिनिधि को इस्तीफा दिला के लाई और जनता को जोखिम में डाला। बस ये था अंतर। हर्षवर्धन जी, कंक्लूड कर रहा हूं इस सवाल से, क्योंकि मध्य प्रदेश के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला करेगा ये बाई इलेक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बड़ा राज्य जो राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में
हिचकोले खा रहा है 2018 से। ये हम सब की विश है कि अब वो समाप्त हो और ये खरीद फरोख्त और चेहरे जो सामने आते हैं, जो कभी बीजेपी की तरफ जाते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ जाते हैं, वो बड़ा बड़ा अजीब सा मंजर है जो बहुत हिला देता है भीतर से हमको। क्या लगता है आपको कि जनता के दिमाग में ये सारी चीज़ें होंगी और वो एक स्थायित्व की सरकार, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की सरकार के माइंडसेट के साथ अपने को तैयार कर रही होगी? जी। बिल्कुल सही कहा आपने। जो मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले 2 साल से हो रहा है, जो दबाव प्रभाव और तमाम खरीद फरोख्त के आरोप लगते रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के लिए कोई बहुत सहज बात नहीं है। ये सब राजनीतिक हथकंडे उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है। हमारे यहाँ पे 2 ध्रुवीय व्यवस्था रही है शुरुआत से, या तो कांग्रेस या बीजेपी। तो मध्य प्रदेश की जनता, मुझे लगता है कि इस बार खुल के मैंडेट देगी और ये वोट स्थायित्व के लिए रहेगा, ताकि प्रदेश में जो नीतियां बने उसको अमली जामा पहनाया जाए। दूसरी बात, मैं ये कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि ये एक लोकतांत्रिक त्रासदी है कि चुनावों को मुद्दा आधारित बनाए जाने की जगह मुखड़ा आधारित बनाया जाता है। हम देखें, शिवराज सिंह चौहान का एक चेहरा है, कमलनाथ हैं, सिंधिया हैं, दिग्विजय सिंह हैं। क्यों नहीं बात होती मुद्दे की और क्यों बात आखिर में मुखड़े पे आके ख़त्म हो जाती है? इस सवाल का जवाब जनता को भी देना होगा। जनता को देना होगा। क्या जनता मुखड़ा पसंद करती आप है? देना चाहें बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं केवल इतना कहना चाहूँ, बात बिल्कुल सही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता के बीच में एक पैकेज के तौर पर चेहरा बनते हैं। शिवराज सिंह चौहान मतलब गरीबों की, किसानों की, मध्यम वर्ग की योजनाएं। कमलनाथ जी मतलब उनके 15 महीनों का शासन। तो केवल महज ये चेहरा नहीं है, ऐसे चेहरा तो बहुत सारे सुंदर चेहरे भी घूम रहे हैं, लेकिन इन चेहरों के पीछे उनकी एक अवधारणा रहती है, विकास की, सोच की, समझ की, संगठन के प्रति स्वीकार्यता की, वो सब काम करती है, इसलिए चेहरा आगे होता है। कुछ जोड़ना इस चाहेंगे? बात पे अगर चेहरा है तो 15 साल का जो कुशासन था, उस चेहरे के ऊपर अगर वोट मिलना है तो बहुत अच्छा है। फिर तो सब लोग समझ चुके हैं रुझान नहीं, बिल्कुल, परिणाम आपको क्या जो होने आरोप वाले लगाना है, हैं, देख शिवराज लिया सिंह चौहान जाएगा। हमारा नेता है, अपने शिवराज आप को सिंह बड़ा बना चौहान लिया हमारा और जो नेता है। बेचारी मध्य आप प्रदेश की कमलनाथ जी जनता को थी, प्रस्तुत उसके कीजिए, तन हम पे कपड़े तैयार भी हैं। नहीं बचे। आप तो ये राहुल अपने गांधी आप जी में को मत प्रस्तुत घुरिए। कीजिए, हम तैयार बहुत हैं। अच्छी बात आप आपने कही, हमें तो आपका दिग्विजय चेहरा सिंह जी बहुत को पसंद है प्रस्तुत कीजिए, और हम तैयार ऐसे हैं। ही हमारे चेहरा तरफ आपका से शिवराज चमकता सिंह रहे, चौहान जी लेकिन हाजिर ये हैं। चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ना आपका शिवराज चलिए, सिंह चौहान जी चलिए। हाजिर हैं। मुझे लगता है कि जनता के सामने एक कंपैरिजन तो है। बीजेपी का 15 साल का एक टेन्योर, बड़ा लंबा टेन्योर, और फिर बीच में एक छोटा सा वक्फा 1.25 साल का, 14 महीने का कांग्रेस का। और इसलिए एक भले ही कांग्रेस ये दावा करे कि उसका पूरा टेन्योर नहीं हुआ, जो बात सही भी है, लेकिन कई बार कहा जाता है कि हांडी का एक चावल बता देता है कि पूरा मसला किस तरह का है। तो जनता को ये बात तो क्लियर है, और जो कांग्रेस दावा भी कर रही है कि साहब हमने बिजली के बिल माफ़ किए, ये किया, वो किया, तो इन सारी चीज़ों का भी एक टेस्टिंग मॉडल तो ये चुनाव बनेगा। लेकिन ये ज़रूर सबकी इच्छा है कि मध्य प्रदेश लोकतंत्र की, माफ़ कीजिएगा मैं मंडी जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन ख़रीद फरोख्त की जो बाज़ारें और दुकानें हमने यहाँ देखी हैं, इसके पहले हमने नहीं देखी हैं। हमारी रूह फना हो जाती है ये सब देखकर, और ये भी देखकर रूह फना हो जाती है कि दोनों ही पार्टियों के कई वरिष्ठ नेता, आप इसको जिस भी रूप में देखें, राजनीति देखें, सियासत देखें, ज़रूरी देखें, गैर ज़रूरी देखें, अपमान देखें, मान देखें, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि इस पूरी राजनीति में कई योग्य राजनीति के चमकते चेहरे, वो बीजेपी के भी हैं, वो कांग्रेस के भी हैं, वो अचानक पीछे चले जाते हैं। क्योंकि ये जो एक सुनामी सी आती है राजनीति में, ये बहुत सारे योग्य चेहरों को पीछे कर देती है और उनसे कहती है कि कुर्बानी का वक्त है, सेक्रीफाइस का वक्त है, आगे आपको भी एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तो आप वतन के लिए, आप इस विचार के लिए अपने को पीछे कर लें। बड़ा कठिन होता है साहब। 30-30 साल, 25-25 साल की राजनीति के बाद व्यक्ति खड़ा होकर ये देखे कि उसका क्या मोल है। मनुष्य है, कई बार वो भी सोचता है। बहरहाल आप भी सोचिएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का, पैनलिस्ट का। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।